हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सकर्मक और अकर्मक लेकर आए हैं। ये एक ऐसा यूनिट है जहां से आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो इधर जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें हिंदी आपको भी पता होगा कि एक डिसाइडिंग कह सकते हैं यूनिट बन चुका है, क्योंकि हिंदी में ही मार्क्स ऐसे हैं जिसको आप गेन करते हैं, यहाँ से कम समय में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो आइए, हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। होता क्या है कि इसमें समझ सबको होती है, लेकिन इसमें बहुत बारीकी अंतर है। अगर उस अंतर को आप अच्छे से समझ गए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आप देखते ही तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया अकर्मक का उदाहरण है या फिर वो सकर्मक का। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का जो हिंदी का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिनसे आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा क्रिया, जिसे आप समझ रहे होंगे इंग्लिश में इसे वर्ब कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या है। ठीक है, क्रिया की परिभाषा से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का होना या जाना पाया जाए, यानी कोई भी एक ऐसा शब्द, जैसे मैंने कहा पढ़ना, तो उससे आप ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मैंने पढ़ने वाला कोई कार्य कर रहा हूँ, उससे आपको पता चला। मैंने कहा चलना, तो इससे पता चला कि हाँ चलने की बात हो रही है। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया को देखेंगे तो बेसिकली इस रचना के आधार पर इसके कुछ अलग प्रकार हैं, इसके साथ साथ इसके प्रयोग के आधार पर भी इसके अनेक प्रकार हैं। लेकिन आज जो हम लोग क्रिया को समझने वाले हैं तो उसे इसके कर्म के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ से मैं आपको दो तीन छोटी बातें जिसको पहले क्लियर करना चाहूँगा। एक आप इसमें सुनेंगे, एक होता है धातु रूप। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कभी कभी पेपरों में आ जाते हैं कि धातु रूप से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, कोई भी शब्द जब अपने शुद्धतम रूप पे होता है, खासतौर से संस्कृत से जब वो लिया जाता है तो वो धातु रूप में होता है। लेकिन धातु रूप, जैसे मानिए मैंने लिख दिया है पठ। पठ क्या है, एक धातु रूप है। अगर हम इसको हिंदी में ऐसे ही कहें तो कहेंगे पढ़। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है धातु रूप में, पठ धातु लिखा है, तो ये धातु रूप यानी अपने शुद्धतम रूप पे है। लेकिन इसी को मैंने पढ़ लिखा तो भी ये धातु रूप ही कहा जाएगा। लेकिन इसी पढ़ में अगर मैं एक प्रत्यय जोड़ देता हूँ, प्रत्यय से तात्पर्य होता है जो किसी वाक्यांश यानी किसी वाक्य या किसी शब्द के अंत से आके लगे। तो यहाँ पर मैंने ना लिखा तो ये शब्द क्या बन गया, पढ़ना। चूंकि ये भी एक क्रिया है पढ़ना, लेकिन ना प्रत्यय लगने से ये क्या हुआ, एक यौगिक रूप बन गया। कहने से तात्पर्य ये है कि कोई भी शब्द जब अपने शुद्धतम रूप में होता है, धातु रूप में होता है, और उसमें जब हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये अपने यौगिक रूप में आ जाता है। यानी आमतौर पे ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द है उसमें अगर ना प्रत्यय आप जोड़ते हैं तो वो देखेंगे क्रिया बन जाता है। ठीक है, ना जोड़ने से वो क्रिया बन जाता है और यौगिक रूप कहलाता है। जैसे मानिए मैंने कहा चल, इसमें ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, चलना। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसे शब्द आप उठा सकते हैं और उसमें प्रत्यय जैसे ही ना प्रत्यय जोड़ेंगे आप देखेंगे वो अपने यौगिक रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि जो क्रिया होता है किसी कार्य का करना या होना, क्रिया कहलाता है। धातु वो अपने शुद्धतम रूप में शब्द होता है, लेकिन धातु में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, अपना यौगिक रूप बन जाता है, जिससे हमें और सही तरीके से पता चलता है कि वो क्रिया किस कार्य के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द उठता है जो हमारा आज का टॉपिक है कि कर्म के आधार पे क्रिया के कितने रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक शब्द आएगा कर्म। देखिए, अगर रचना की दृष्टि से कर्म के आधार पर अगर आप क्रिया के रूप को देखेंगे तो कर्म के आधार पर इसके दो रूप हैं। एक को कहा जाता है सकर्मक और एक को कहा जाता है अकर्मक। बस इस पे ध्यान देते रहिएगा, काफ़ी कम समय में ही आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल उठता है कि कर्म क्या है। ऑब्जेक्ट, कर्म उसे कहते हैं कि जब भी किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, या फिर क्या कहते हैं, कर्म। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कह दूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया।
खेलना क्या हो गया, क्रिया, लेकिन मैं खेलता हूँ क्या चीज़, तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्म। यानी कर्म के आधार पर अगर क्रिया को देखा जाए तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक। अब हमें यह समझना है कि सकर्मक किसे कहते हैं, तो समझते रहिए। देखिए, सकर्मक से तात्पर्य यह है सकर्म यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ, यानी ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो कर्म के साथ हो या फिर कर्म की संभावना हो। उदाहरण से आप समझ पाएंगे, जैसे मानिए मैंने एक उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राकेश पत्र लिखता है, राकेश पत्र लिखता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा राकेश पत्र लिखता है, तो पहले आपसे मैं कहूँगा बताइए इसमें कर्ता क्या है, तो कहेंगे कर्ता कौन है, राकेश, यानी कार्य को करने वाला कौन है, राकेश। कौन सा कार्य करता है, तो लिखता है, तो लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, लेकिन लिखता है तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, पत्र, तो पत्र हमारा क्या हो गया, कर्म। इन तीनों बातों को आप पहले समझे। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता, जो कार्य वो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे लिखना यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया, और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पत्र, यानी पत्र लिख के तैयार हो गया, तो हमारा क्या है, कर्म है। ठीक है, तो सकर्मक कैसे, जैसे ये पेपरों में दे देगा कि राकेश पत्र लिखता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक क्रिया का, तो आप कहेंगे ये सकर्मक का है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म है। कैसे पता करेंगे, तो देखिए एक सवाल आप करेंगे, क्या, किसको, ये एक की पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्या और किसको, यानी सवाल करेंगे राकेश क्या लिखता है, तो जवाब क्या आ रहा है, पत्र। राकेश किसको लिखता है, तो क्या आ रहा है, पत्र। यानी जब क्या और किसको हम क्वेश्चन करें, जो भी क्वेश्चन दिया हो और उसमें जवाब हमें कुछ मिले, यानी उसमें कर्म है, तो उसे आप क्या कहेंगे, वो क्या है, सकर्मक है। या फिर कर्म की संभावना, संभावना से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं पत्र को यहाँ नहीं लिखा हूँ, ऐसे मिटा दिया मैंने, और क्वेश्चन है कि राकेश लिखता है, बताइए ये सकर्मक है कि अकर्मक, तो भी इसको आप कहेंगे कि ये सकर्मक है। क्यों, कर्म यहाँ पे नहीं है लेकिन कर्म की संभावना है। क्यों, राकेश लिखता है, तो राकेश क्या लिखता है, तो आपके जहन में जरूर है कुछ न कुछ तो होगा, पत्र लिख रहा होगा या नोट्स लिख रहा होगा या कुछ लिख रहा होगा, यानी अगर वहाँ पे है तो भी सकर्मक है, और अगर नहीं है लेकिन होने की संभावना है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, सकर्मक। यानी जो भी हम कार्य करें उसका प्रभाव कर्ता पे न पड़े बल्कि किसी और चीज़ पे पड़े, तो हम उसे कहते हैं सकर्मक। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, मैं मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ, वह पेपर पढ़ता है। ठीक है, वह पेपर पढ़ता है, तो हमने लिखा वह पेपर पढ़ता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि वह क्या पढ़ता है, तो क्या जवाब आया, पेपर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पेपर नहीं भी लिखा होता और क्या लिखा है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है इसका मतलब क्या, कुछ न कुछ तो होगा जिसको वो पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो अपने आप को तो नहीं पढ़ रहा होगा। यानी जिसका प्रभाव कर्ता पे न पड़े बल्कि कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, या तो सीधा दिखाई दे या फिर उसके दिखने की संभावना हो, तो भी हम उसे क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। यानी वह पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है, तो जरूर पेपर होगा, कुछ भी होगा वो जिसको वो पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो अपने आप को तो नहीं पढ़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सकर्मक से तात्पर्य ये है कि जो कर्म के साथ हो या कर्म के होने की संभावना हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक। ठीक है, अब दूसरा है अकर्मक। अकर्मक जैसा कि नाम है, अकर्म यानी कर्म के बिना, आप कह सकते हैं कर्म के बिना जो होगा उसे आप क्या कहेंगे, अकर्मक। यानी इसमें जो भी प्रभाव होगा, कार्य का जो भी प्रभाव होगा वो सीधा किसके ऊपर पड़ेगा, कर्ता के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो भी कार्य का प्रभाव होगा वो कर्ता के ऊपर पड़ेगा, यानी उसे कर्म की जरूरत नहीं होगी। जो भी कार्य करेगा वो देखेंगे खुद उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, बच्चा रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है, तो देखिए बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया, रोना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और कर्म आपको यहाँ दिख नहीं रहा है।
कर्म नहीं दिख रहा है क्योंकि अकर्मक मैंने कहा उसका उदाहरण भी है, लेकिन क्या कर्म के होने की संभावना है? यहाँ संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा रोता है। कौन रोता है? तो आपको जवाब क्या मिल रहा है? बच्चा। यानी जो करता है वो खुद ही कर्म बन गया, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, यानी कर्म की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? अकर्मक है। यानी कर्ता खुद ही कर्म के रूप में आ रहा है। अगर बच्चा रोएगा तो प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया बच्चा सोता है या वह सोता है, तो सोता है हमने कहा, तो क्या सोता है, किसको सोता है, इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। यानी जो भी वो क्रिया है वो खुद उसी के द्वारा हो रही है, उसको किसी कर्म की जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए इसको एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ एक फ्रेम में, जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक जितना आपने समझा उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कभी भी रिवाइज करने में। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया आपको क्रिया। क्रिया से क्या तात्पर्य था? तो हमने लिखा है जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के अगर भेद देखे जाए तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो वो कहेंगे 2। कौन कौन से? तो एक पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जो सकर्मक क्रिया है तो उसकी परिभाषा क्या थी? हमने कहा सकर्मक क्रिया से तात्पर्य है जिसमें कर्म हो, यानी कर्म के साथ कर्म हो या फिर होने की संभावना हो। उसमें कर्म सीधा दिया हो या फिर होने की संभावना हो, या फिर और एक पहचानने का क्या तरीका है? क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़े। ठीक है, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पे न पड़े, बल्कि उसके लिए एक कर्म उसमें होगा जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक। एक और जो सबसे मास्टर की है वो ये है कि कहीं कोई आपको दुविधा हो कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, ये पता करने के लिए आप उस वाक्य से 2 क्वेश्चन करें, क्या और किसको। ठीक है, उससे क्वेश्चन करें क्या और किसको। अगर उसका जवाब हाँ में है, यानी कोई ना कोई शब्द आ रहा है, तो कहेंगे वो क्या है? सकर्मक है। लेकिन अगर उसका जवाब नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक। इस पूरे का मतलब क्या हुआ? उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया है, रवि अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो रवि अखबार पढ़ता है तो रवि क्या है? कर्ता। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। और अखबार क्या हो गया? कर्म। तो क्या और किसको वाले को पहले टेस्ट करते हैं हम। देखिए रवि क्या पढ़ता है, तो जवाब क्या आ रहा है? अखबार। हाँ, इसका मतलब क्या है? सकर्मक। रवि किसको पढ़ता है, तो क्या है? अखबार। यानी जवाब हाँ है तो कहेंगे ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, वही जब हम अकर्मक का उदाहरण लेंगे तो वहाँ जवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो क्या होगा? अकर्मक। एक और उदाहरण लेते हैं, वह लिखता है। तो वह लिखता है तो वह क्या लिखता है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आप समझ पा रहे हैं कि क्या लिखता है, कुछ न कुछ तो होगा जिसको वो लिख रहा होगा, यानी होने की संभावना है। तो संभावना भी है तो भी हम क्या कहेंगे? ये क्या है? सकर्मक है। क्यों? क्योंकि लिखता है का मतलब ऐसा तो नहीं कि कर्ता वो खुद को लिख रहा है, नहीं। तो यानी इस पे प्रभाव कर्ता पे न पड़ के कोई ना कोई एक ऐसा कर्म है जो यहाँ छुपा हुआ है, तो भी हम इसे कहेंगे ये सकर्मक का उदाहरण है। ठीक, एक और लेते हैं, रीता फूल तोड़ती है। तो रीता फूल तोड़ती, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि तोड़ने का प्रभाव किसके ऊपर है? फूल के ऊपर है। फूल टूटेगा, यानी वह क्या तोड़ती है? तो फूल तोड़ती है। वह किसको तोड़ती है? तो क्या जवाब है? फूल। तो यानी कह सकते हैं कि सभी उदाहरण किसके हैं? सकर्मक के हैं। ठीक, फिर दूसरा इसका भेद देख लीजिए, जिसका नाम क्या है? अकर्मक। अकर्मक मतलब कर्म ना हो, यानी इसमें कर्म की आवश्यकता हो ही ना उस वाक्य को। दूसरा, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर खुद स्वयं पड़ने लगे, यानी उसको किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसका पूरा प्रभाव वो खुद झेलेगा, तो हम कहेंगे इसे कर्म की जरूरत नहीं है, यानी अकर्मक। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, राधा रोती है। तो राधा रोती है, तो राधा क्या रोती है? कोई जवाब नहीं। राधा किसको रोती है? आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, यानी पूरा रोने का प्रभाव किसके ऊपर खुद पड़ेगा? राधा के ऊपर पड़ेगा। रोएगी तबीयत खराब इसका होगा, यानी पूरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर, तो कहेंगे बिना कर्म का है, यानी ये क्या है? अकर्मक। या फिर बच्चा सोता है। बच्चा क्या सोता है? किसको सोता है? कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, यानी सोने का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ रहा है? खुद बच्चे के ऊपर, नींद इसकी पूरी होनी है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है? अकर्मक। घोड़ा दौड़ता है।
घोड़ा क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, कोई जवाब नहीं है, ठीक, क्योंकि दौड़ने की क्रिया किसके द्वारा है, स्वयं घोड़े के द्वारा है, ठीक है। यानी पूरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर खुद, यानी इसको किसी कर्म की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने छोटे से वीडियो में आप इस सकर्मक और अकर्मक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब पेपरों में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे इससे संबंधित, आप सीधा बस उससे क्या और किसको जवाब करिए, जवाब मिले हाँ सकर्मक, ना मिले अकर्मक, ठीक है दोस्तों। फिर हम एक नए वीडियो के साथ, हिंदी के नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। आप इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।